हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। इससे पहले जो है हमने कई सारे टॉपिक जो है करा चुके हैं। देखिए, इससे पहले जितनी भी अभी हमने आपको डीसी मशीन के पार्ट्स में पढ़ाया, डीसी मशीन के अभी जो हमने आपको पार्ट्स में पढ़ाया वो क्या बताया था, मोटर और जनरेटर हमने बात किया था, मोटर और जनरेटर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग जो है काफ़ी अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई को जारी किए होंगे, तो मेरी आवाज़ जो है आपको अच्छी तरीके से आ रही हो। देखिए यहाँ पर अभी इन प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाया कि मोटर क्या होता है। मोटर, डीसी मोटर, मोटर में भी कौन सा है, डीसी मोटर है। और आपका जो डीसी जनरेटर है, ये होते क्या हैं, ये हमने आपको जो है बताया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, वोल्टेज और करंट इक्वेशन किस तरीके से आप रिलेट करके चलोगे, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अभी तक जो मशीनें बात कर रहे थे उनके या तो उनके कुछ पार्ट्स जो है क्या थे, मूविंग थे। बट आज टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है आपका ट्रांसफार्मर। क्या है, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर इज़ द वेरी डिफरेंट फ्रॉम द दिस। और आपको ये ध्यान रखना है, इट इज़ एप्लीकेबल AC नॉट अ DC। ध्यान दीजिएगा ये बातों को, ये क्या है, AC का फंडामेंटल। तो आप इतनी चीज़ें समझ, थोड़ा डिफरेंस करके चलिए। देखिए आज का जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर, आज का जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर, उसको समझने के लिए आपको कई सारी बातें जो है बहुत ही ध्यान दे के चलनी पड़ेंगी। और वो क्या है स्टूडेंट्स, और वो क्या है, तो चलिए आपको हम बताते हैं कौन कौन सी बातें आपको ध्यान देनी है। जो बातें आपको ध्यान देनी है वो क्या है, चलिए उनके बारे में एक एक करके बातें करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको ट्रांसफार्मर समझना है, क्या है, अगर आपको ट्रांसफार्मर समझना है, देखिए जो आज का टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये इतना इंपॉर्टेंस है कि इसको समझने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान देनी पड़ेंगी, और वो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। देखिए जो ट्रांसफार्मर है, ये आपका अभी सेमेस्टर के लिए तो आपके इम्पोर्टेंस है ही, बट 12th वालों के पार्ट्स में भी कुछ ट्रांसफार्मर के हैं, जो कुछ चैप्टर्स हैं। और अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से कराए जाते हैं। तो हम जिस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से आपको ये सारी चीज़ें समझ करके चलनी है। नहीं समझोगे तो उसका ड्रॉबैक आपको देखते हुए मिलेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि आपके जहाँ इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो किस तरीके से वहाँ पर ये सारी चीज़ें डील की जाती है। ये सारी चीज़ें हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही जानते हो। देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रांसफार्मर आप इस तरीके से कहीं कहीं आपको ये भी ऐसे रोटेशन करके दिखता है, तो ये वही चीज़ है, ट्रांसफार्मर का ही इसका काम है। ट्रांसफार्मर का ही एक जो है, कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको अगर इस तरीके से लिखा है तो आपको क्या समझ के जाना, इट इज़ द ट्रांसफार्मर। तो अभी तक जो हम मशीनें पढ़ रहे थे वो सारी रोटेटिंग मशीनें थी, उनके कुछ पार्ट्स जो है वो रोटेट करते हुए चल रहे थे। चलिए, क्योंकि हमने स्टेटर और रोटर देखा, जितने भी मोटर जनरेटर हैं, तो यहाँ पर जो है ये स्टैटिक्स मशीन है, ये एक तरीके का स्टैटिक मशीन है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या, हमने इसी मशीन में सबसे पहले लेक्चर हमने क्या बोला था, ये मशीन जो है हम अपने तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को पढ़ करके चलना है। तो अगर आपको स्टूडेंट्स ध्यान में दे करके आप समझे होंगे, तो इससे पहले हमने आपको कुछ टॉपिक कराई थी, वो क्या थी, वो टॉपिक क्या थी, बेसिक टर्म यूज्ड इन अ मैग्नेटिक सर्किट। ये जो है सेकेंड लेक्चर है आपके मशीन का सेकेंड लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये मशीन वाला ये सेकेंड लेक्चर अगर देखे होगे, तभी आज की टॉपिक आपको समझ में आएंगी, नहीं तो आपको जो है समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। और अगर आपको ये चीज़ें समझ रहे हैं कि मैं समझ लूँगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर हमने आपको फाई बताया, परमिएबिलिटी बताया, रिलक्टेंस बताया, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, उपयोग है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक सर्किट की तरह ही वर्क है इसका। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे हमें ट्रांसफार्मर को हम किस तरीके से डील करके समझते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हो ट्रांसफार्मर काफ़ी जो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके अगल बगल जो है लगा होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि अभी आपको सिंगल फेज है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर है। बातें करेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ों पे, बट अभी जो टॉपिक है एक बेसिक लेके चलिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है।
तो कभी भी ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाया जाता है तो उसके कोर को पहले ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद आपको बताया जाता है। तो पहले हम कोर को ड्रॉ करके ही बताएंगे, उसके बाद हम आपको एक ऐसा ग्राफ देंगे, ऐसा मतलब उसका फिगर देंगे जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी रिलेट करने में। तो ज़्यादा देर ना करते स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। देखिए यहाँ पर ये आपका आप ये ना सोचिएगा कि ये लेक्चर जो हम पढ़ा रहे हैं ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो हम आपको पढ़ाएंगे आज ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर की जो संरचना है किस तरीके से, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर होता क्या है, किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को डील करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या समझना है कि ट्रांसफार्मर को हम क्या लिख सकते हैं। आप स्टूडेंट्स एक ग्राफ को समझिए, एक ग्राफ को आप समझिए जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर समझिए एक कोर है, मैग्नेटिक कोर है, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, आप इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर मेरा ये रफली बना रहे हैं तो समझ करके चलिएगा। देखिए ये लेमिनेशन है, क्यों है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने ईडी करंट पढ़ा होगा जो हमने आपको पढ़ाया है तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी कि ईडी करंट में वहाँ पे लेमिनेशन क्यों किया जाता था। तो अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो। ईडी करंट, हिस्टैरिसीस लॉस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बेसिक टर्म यूज इन द मैग्नेटिक सर्किट भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। देखिए यहाँ पर ये जो हमने आपको बनाई है ये थोड़ा हम आपको ट्रांसफार्मर को बना करके चल रहे हैं। देखिए आपको क्या समझना है, ट्रांसफार्मर के पास दो वाइंडिंग होती है, एक आपकी प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आप जानते हो। चलिए देखते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। ये आपका जो हमने एक रेफरेंस के लिए बनाते हैं, समझने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसके अंदर जो है सेम फ्लक्स, ये देखिए फाई आपका जो है। अब आप सोचोगे फ्लक्स इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर आप मैग्नेटिक सर्किट का वीडियो अगर हमारा नहीं दिख गया हो तो ये समझने में आपको बहुत सी ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर होगी। तो अभी इस चीज़ को डाउट लेकर ना चलिए, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो वर्किंग में आएंगे तब आपको बताएंगे। ये लेक्चर जो है अभी आपको ऐसा लग रहा है अभी इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे एकदम बेहतरीन से टॉपिक्स हैं। अभी तो आपका इनिशियल पॉइंट है, तो आप ज़्यादा घबराइए मत, अभी धीरे धीरे करके आप इसको समझिए। देखिए अगर इसमें हम बात करके चलें तो आप क्या लिख सकते हो कि ट्रांसफार्मर इज़ द स्टैटिक डिवाइस। क्या लिख सकते हो, ट्रांसफार्मर। अगर इसके डेफिनेशन को हम दें ट्रांसफार्मर को तो क्या लिख सकते हो कि ट्रांसफार्मर, इसको आप नोट कर लेंगे एक पेन और कॉपी के साथ। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, मतलब ये क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक कहने का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर जो है किसी टाइप्स का मूवमेंट नहीं है। स्टैटिक्स डिवाइस दैट ट्रांसफर द पावर, दैट transfer the electric power from one circuit, अभी आप नोट कर लीजिए, अभी हम आपको बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। फ्रॉम वन सर्किट टू another circuit एट द, ये सबसे इंपॉर्टेंस है, इसको आप हेड अंडरलाइन कर लीजिएगा। एट द कांस्टेंट, एट द, ये आपके जो है कई सारे पीएसयू के या फिर गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछ लिया था। एट द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ आप अंडरलाइन करके चलिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है इसको आप थोड़ा ध्यान देकर, मेरी आवाज़ जो है आपको अच्छे तरीके से सुनाई दे रही होंगी, तो आपको क्या करना है इसको समझ कर चलना है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पे नोट करके दिख रहा है, ट्रांसफार्मर इज़ द स्टैटिक डिवाइस। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। जी बिल्कुल, ट्रांसफार्मर इज़ द स्टैटिक डिवाइस विच, ये जो आपका क्या करता है, ट्रांसफर द
which transfer the power from one circuit to another circuit without change in frequency। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज़ द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इट इज़ द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं क्या, इट इज़ द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इट इज़ द, जैसे जैसे हम आपको लिखा रहे हैं, जैसे जैसे हम आपको करा रहे हैं, बिल्कुल आप नोट करते चलिए। मैं आपको ये चीज़ें वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे ट्रांसफार्मर के लास्ट वीडियो तक बने रहेंगे, ये नहीं अभी इससे जितने भी लेक्चर्स आएंगे, जो सबसे लास्ट लेक्चर रहेगा आपको वो डिक्लेयर करा देगा कि अब आपको ट्रांसफार्मर कभी भी आप खोल के पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देकर चलना है। ट्रांसफार्मर केवल इतना नहीं है कि आप इक्वेशन जान लिए हैं या इसके डेफिनेशन को जान लिए हैं। ट्रांसफार्मर इज़ द वेरी बिगेस्ट, इसके अंदर की जितनी मैग्नेटिक यहाँ पे प्रक्रियाएं हो रही हैं उन सारी चीज़ों को हम वर्किंग में देखेंगे, और इसके अंदर जितने भी सारे ग्राफ्स होने वाले हैं वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे बात करेंगे। इट इज़ द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इट इज़ द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। आपको ये चीज़ें जो है पूछ लिए जाएंगे, आपके मान लीजिए प्लेसमेंट के एग्ज़ाम्स हैं तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी कि ये आपका जो है ट्रांसफार्मर इज़, फिर इधर डॉट डॉट नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा एज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, एज अ मतलब चेंजेबल रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान दे करके चलिए। तो इन चीज़ों के स्टूडेंट जो है आप नोट कर सकते हो, मैं साइड हो गया हूँ। तो इसके आगे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो ये कांस्टेंट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो अगर स्टूडेंट्स इसमें देखें तो जो हमारा इसमें पावर ट्रांसफ़र होता है वो ऑलमोस्ट, मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम, सो दैट ट्रांसफार्मर इज़ द कांस्टेंट पावर डिवाइस। ये चीज़ें आपको थोड़ी नई लग रही होंगी, तो क्या है, नई है इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर इज़ द कांस्टेंट पावर डिवाइस। तो यहाँ लिखते हैं कि द अमाउंट, मतलब जो अमाउंट में आप पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हो ऑलमोस्ट सेम होता है। इसको हम हटा देते हैं। जो अमाउंट में आप क्या कर रहे हो कि इसको, ये सब आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि अब आपको थोड़ा सा थियरी लिखानी है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो द अमाउंट, यहाँ ट्रांसफार्मर को हम पढ़ा है क्या, आपको ट्रांसफार्मर को हम पढ़ा रहे थे। देखिए यहाँ पर आपको समझ करके क्या चलना है कि जो ट्रांसफार्मर की द अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर, द अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर is almost same, so that we call, मतलब हम कह सकते हैं we call as the, हम उसे क्या कह सकते हैं कि कांस्टेंट पावर डिवाइस, कांस्टेंट पावर डिवाइस। इस जो हमने लाइन लिखाया है इसको जो है आप थोड़ा अच्छे से सर्च करके अपने बुक में इसको, यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया है ऑलमोस्ट, तो आपको ये ध्यान देना है। द अमाउंट ऑफ द पावर ट्रांसफर इज ऑलमोस्ट सेम, सो दैट ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट पावर डिवाइस। अगर इसमें फ्लक्स देखें तो जो यहाँ पे फ्लक्स की बातें होंगी, ए फ्लक्स रिमेन, यहाँ पर फ्लक्स रिमेन रहने वाला है, सो दैट द ट्रांसफार्मर इज द कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं कि the flux remain so that transformer is the, अब अगर हम ट्रांसफार्मर लिखेंगे तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, तो हम थोड़ा इस शॉर्टनेस का उपयोग कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर इज द कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ करके चलनी है। अभी हम आपको एक डायग्राम बनवाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, हम जो है आपको एक डायग्राम बना करके देंगे। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि ये जो है ट्रांसफार्मर, ये आपका किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि इससे पहले जो है हमने आपको जो है फैराडे का, इसीलिए हमने आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने आपको पढ़ाया है।
लेंज का लॉ पढ़ाया है, एडी करंट पढ़ाया है, हिस्टैरिसीस पढ़ाया है। इसलिए पढ़ाया था कि ताकि अगर हम ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाएं तो यहाँ पर उसके बहुत सारे चीज़ें जो डायरेक्ट हम लिखेंगे, हमने बोला था कि हम ये पढ़ाते रहें बट आपको वहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि इट इज़ द वेरी ब्रॉड टॉपिक। तो आप जाके वो चीज़ें मशीन के ही लेक्चर में हैं, आप उनको थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करके आप चेक करके वहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लीजिए। तो ये मैं होप करता हूँ आप लोग जो है सारी चीज़ें पीछे से देखते हुए आ रहे हो, सो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो ट्रांसफार्मर है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? ट्रांसफार्मर जो है वर्क करता है एट अ प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे? प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? फैराडे लॉ ऑफ, या फिर इसके कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है लेंज लॉ भी एप्लीकेबल होता है। तो एप्लीकेबल द लेंज लॉ, यहाँ पर जो लेंज का नियम है वो भी क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। अब आप सोचेंगे कि लेंज का नियम सर बताइए, फैराडे का बताइए, तो ये जो है अगर ये बताएंगे तो ट्रांसफार्मर से हम जो है क्या होंगे, काफ़ी दूरी बना लेंगे। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें जा करके आप इसको समझ करके चलिए। अगर इस टॉपिक को अगर आप देखें कि ये जो हमने लिखा है कि एप्लीकेबल द लेंज लॉ, तो इसमें क्या है कि इसके बिहाफ में हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या है? इट इज़ द नेगेटिव डिवाइस, इट इज़ द नेगेटिव डिवाइस, इट इज़ द नेगेटिव डिवाइस। ये आपको ध्यान देके चलना है। देखिए यहाँ पर जो हमने बताया, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखवाना हमारा काम नहीं है। देखिए क्या है ट्रांसफार्मर, क्या है ट्रांसफार्मर? इज द स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट बट एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है तो उसके कंडीशन में हमने आपको लिखा क्या कि जो है इसको हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। कभी कभी जो पावर, मतलब कभी नहीं, ऐसे समझिए कि जो आपका जितना अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफ़र होता है, जो अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफ़र होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? कांस्टेंट पावर डिवाइस। और जो फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन सो दैट वी कॉल्ड एज द कांस्टेंट, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोल दिए, फ्लक्स बोलना चाहिए, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि ये जो ट्रांसफार्मर है किसके प्रिंसिपल का? फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज का नियम भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, लेंज का नियम भी यहाँ पर जो है एप्लीकेबल है। इट इज़ सो दैट हम लिख सकते हैं इट इज़ द नेगेटिव डिवाइस। ये सारी चीज़ें जो हमने आपको यहाँ पे कराई हैं आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको वनडे एग्ज़ाम में देखने को बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। तो इसको ध्यान दे करके आप चलेंगे तो आपके लिए इट्स सो बेटर देन। चलिए अब यहाँ पे इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे वाइंडिंग जो है दो टाइप्स के हमने बोला कि यहाँ पर दो मुख्यतः वाइंडिंग जो है होती हैं। एक नाम हम आपको देते हैं कि एक नाम देते कि आप जानते हो कि एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अभी तक जो हमने आपको ट्रांसफार्मर बताया ये क्या है? अगर आपको आता है एग्ज़ाम में कि डिफाइन द ट्रांसफार्मर या फिर वर्किंग प्रिंसिपल, कुछ भी, वर्किंग प्रिंसिपल अलग है। ये क्या है? ट्रांसफार्मर का एक हमने आपको डेफिनेशन दिया है कि माइंड में अगर ट्रांसफार्मर आता है तो इतनी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। तो अगर हम देखें कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के बारे में, अगर हम देखें कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के बारे में, वाइंडिंग को देखिए तो यहाँ पे दो आपको दिखेंगे। क्या? पहला है एक प्राइमरी वाइंडिंग, पहला है आपका एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा है सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी जो बात कर रहे थे प्राइमरी वाइंडिंग की, तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या है? आप कैसे डिसाइड करोगे कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या है और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? तो इसको डिसाइड करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल यह है कि आप ऐसे समझ कर चलो कि ये, मतलब अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग को डिफाइन करें तो आप लिख सकते हो कि अ वाइंडिंग विच इज
विच इज कनेक्टेड टू द सप्लाई, अ वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द सप्लाई। कैसे समझ के चलोगे? देखो, मान लीजिए ये आपका कोर है, समझने के लिए समझिए कि हमने थोड़ा सा इसमें एक वाइंड किया, यहाँ से हम जो है सप्लाई दे रहे हैं, ठीक, यहाँ से हमने सप्लाई दे रहे हैं और इस तरफ जो है हमने लोड कनेक्ट किया है, एल से दिखा रहे हैं लोड कनेक्ट। अब एल से इंडक्टर ना समझिएगा, चलिए एल से मतलब लोड। तो यहाँ पे देखिए अगर ये सप्लाई से कनेक्ट है ये वाली वाइंडिंग, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ कॉल्ड एज अ प्राइमरी वाइंडिंग। तो ज़्यादा लिखाने की जरूरत नहीं, ये आप लिख सकते हो, इतनी चीज़ें तो आप लिख सकते हो कि प्राइमरी वाइंडिंग इज दैट विच इज़ कनेक्टेड टू द लोड। चलिए यहाँ पे देखिए जो लोड है, लोड से अगर कनेक्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसी में कंफ्यूज रहोगे तो आगे आप क्या समझोगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अभी हमने, ये तो छोटा सा दिख रहा है, अगर इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाएं पूरा तो ये बोर्ड जो है छोटा दिखने पड़ने लगेगा। तो जब बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए अगर सेकेंडरी वाइंडिंग की हम बात करें तो सेकेंडरी वाइंडिंग हम उसे बोलेंगे जो लोड से कनेक्ट रहने वाला है। क्या है? लोड से। ये हमने सप्लाई, ये हमें लोड नहीं सप्लाई लिखना है हमको, सॉरी अगर हमने लोड लिखा हो, क्योंकि यहाँ पे हमने सप्लाई ये दिखाया है। तो जो सप्लाई से कनेक्ट होता है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जो लोड से कनेक्ट होगा, जो लोड से कनेक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। तो थोड़ा सा स्टूडेंट जो है हो जाता है आपको दोनों चीज़ें समझाने में, तो माइंड में चलता है प्राइमरी का लिख देते हैं सेकेंडरी का। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंस, इसको छोड़िए जो हमने लिखा, प्राइमरी वाइंडिंग हम उससे बोलेंगे जो वो वाइंडिंग है जो सप्लाई से कनेक्ट है। सेकेंडरी वाइंडिंग उससे बोलेंगे जो लोड से कनेक्ट है। क्या है? लोड से कनेक्ट है। वही चीज़ें आप लिखे हैं, तो थ्रू द डायग्राम आप इसको पेस्ट कर लीजिए अपने कॉपी में, या फिर क्या कर सकते हैं कि नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। अब इसमें आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर एक होता है HV वाइंडिंग, एक होता है LV वाइंडिंग। ये भी बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। जो HV वाइंडिंग है, क्या लिख सकते हो इसमें HV वाइंडिंग में कि ये वाइंडिंग है जो कनेक्ट होता है हाई वोल्टेज साइड से, और LV वाइंडिंग क्या है? वो वाइंडिंग है जो कनेक्ट होता है लो वोल्टेज साइड से। तो ये चीज़ें ध्यान देना। एक HV वाइंडिंग है, अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि डायग्राम जब बनाएंगे तब। HV वाइंडिंग है, एक आपका LV वाइंडिंग है। तो ये क्या है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये कहाँ से कनेक्ट होता है? हाई वोल्टेज साइड में, हाई वोल्टेज साइड। ये कहाँ कनेक्ट? लो वोल्टेज साइड में, लो वोल्टेज साइड। ये थोड़ा सा आप क्लियर करके चलिएगा। चलिए अब इसको हटाते हैं और अब इसके अंदर बात करते हैं। क्या आपको एक चीज़ें स्टूडेंट्स और क्लियर करके चलनी है कि यहाँ पर जो हमने कोर बनाया है, यहाँ पर जो यहाँ पे वर्किंग हो रहा है, आपको ध्यान देना है कि ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, बट मैग्नेटिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है। ट्रांसफार्मर का जो सिस्टम है और वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? कपल्ड होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रांसफार्मर हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो इलेक्ट्रिकली है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, मतलब यहाँ पे जो है कहीं भी इसका आपको इलेक्ट्रिकल का काम नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है बट मैग्नेटिकली कपल्ड है। इसका जो कोर हमने अपनाया है, ये प्राइमरी से सेकेंडरी किस तरीके से वही बता रहा है कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है बट मैग्नेटिकली जो है फाई के हेल्प से, फ्लक्स के हेल्प से ये क्या कर रहा है कि ये दोनों कपल कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिकली कपल्ड, मैग्नेटिकली कपल्ड। कपल्ड मतलब जोड़े में है। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये नाम आप सुनते हुए आ रहे होंगे, तो चलिए इसको नेगलेक्ट करिए। तो आपको आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है। देखिए इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है बट मैग्नेटिकली कपल्ड है। आपको ये चीज़ें बहुत ही क्लियर करके चलनी है, बहुत ही क्लियर करके चलनी है, नहीं तो ये समझने में आपको जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इसको आप स्टूडेंट जो है नोट कर सकते हो। अब अगर आप इसके आगे बात करें तो जो आपका यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट ही लिख सकते हैं, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट यहाँ पर होने वाली है, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट यहाँ पे होने वाली है। तो अभी जी जो हम बात कर रहे हैं ये इसी का बात कर रहे हैं जो हमने कोर लिया है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है? कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। कॉमन तो ये है क्योंकि हमने आपको बताया कि प्राइमरी से किस तरीके से सेकेंडरी में जा रहा है। ये क्या है? एक तरीके कॉमन ही है, कॉमन
मैग्नेटिक सर्किट, और यहाँ पर जो इसका रिलेक्टेंस है वो क्या होने वाला है, कम रहेगा रिलेक्टेंस, क्योंकि रिलेक्टेंस एक तरीके से आप रिलेट करके चलिए इलेक्ट्रिक क्वांटिटी में, उसमें जिस तरीके से आपका रेजिस्टेंस काम कर रहा था कि करंट के फ्लो को अपोज कर रहा था, यहाँ पे फ्लक्स के अपोजिशन में रिलेक्टेंस आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। तो जो रिलेक्टेंस है वो आपका यहाँ पे लो होने वाला है। जो रिलेक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे ये क्या होगा, लो होगा। ये चीज़ें आप ध्यान देके चलिए। रिलेक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर जो है आपको लो दिखाएगी, लो रिलेक्टेंस यहाँ पे दिखाई दे। अगर रिलेक्टेंस का एक फार्मूला देखें तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। ये चीज़ें आपको ध्यान दे करके चलनी है। तो अगर रिलेक्टेंस जो है कम रहेगा तो फ्लक्स जो है ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर आपको देखने को कंसंट्रेट होते हुआ दिखेगा, ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छे से काम करता हुआ दिखेगा। कौन, फ्लक्स सोचिए, इसके वर्ड्स को देखिए, फ्लक्स, इसका नाम ही कितना ब्यूटीफुल सा है, फ्लक्स। चलिए अगर हम बात करें कि मटेरियल ऑफ द कोर की बात करें तो आपको ये चीज़ें ध्यान दें कि जो हमारा कोर है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान दे करके चलनी है। तो अगर आप स्टूडेंट्स इससे पहले के फर्स्ट ईयर में भी कहीं पढ़े होंगे कि इसका जो आपका कोर होता है वो किससे बना होता है, सिलिकॉन स्टील। जो आपका सर्किट का कोर है, जो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है, कोर है किसका, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ये क्या है, किससे बना होता है, सिलिकॉन स्टील। जो सिलिकॉन स्टील है ये क्या है, गुड मैग्नेटिक मटेरियल है। इस चीज़ को आप लिख करके चलिए। जिस तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको ज़्यादा यहाँ पे समझने की ज़रूरत, मतलब ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ कर चलिए कि क्या क्या पॉइंट है, ये सारी चीज़ आपको MCQ में देखने को मिलेंगे। अगर इसके आगे अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं कि जो सिलिकॉन स्टील है इसकी जो है हाई परमेबिलिटी बट लो हिस्टेरेसिस लॉस। यहाँ पे इसकी बात करते हैं सिलिकॉन स्टील की, तो इसकी क्या क्वांटिटी है, दो आप लिख सकते हो कि इसके पास जो है हाई परमेबिलिटी। अब आप सोचेंगे सर परमेबिलिटी बताइए, तो हम आपको ये चीज़ें बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने बेसिक टर्म यूज इन द मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप जाइए और उन सारी चीज़ों को देख के फिर इस वीडियो में आइए। यहाँ पर लो हिस्टेरेसिस देखते हुए आपको मिलेगा, इसीलिए इसका प्रयोग किया जा रहा है सिलिकॉन स्टील। एक आपका CRGO होता है, CRGO मतलब कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। CRGO क्या होता है, ये C है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ये चीज़ें आपको ध्यान देना, इसका डेफिनेशन आपको ध्यान देना CRGO का। तो CRGO भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप यहाँ पे समझ करके चले तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि CRGO में आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो हाई रहती है। फ्लक्स डेंसिटी जो है हाई है, और कितना आप लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे जो इसके फ्लक्स डेंसिटी है जिसको हम B से दिखाते हैं, फ्लक्स डेंसिटी जो है इसको हम दिखाते हैं किससे, B से, और B को हम क्या लिख सकते हैं, कि 1.7 B जो आपका यहाँ पे जो है क्वांटिटी होने वाली 1.7 टेस्ला T। ये चीज़ें आपको ध्यान के दे करके चलनी है। तो फ्लक्स जो डेंसिटी है वो आपका इस तरीके से हम नोट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों के बारे में बात किया, ट्रांसफार्मर के, कोर के, मैग्नेटिक, इस तरीके से सारी चीज़ें होने वाली। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम एक आपको ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद उस पर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। स्टूडेंट जो आपको डायग्राम दिख रहा है बना हुआ, क्या है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आप इसको ध्यान दें। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा हम यहाँ पे बनाने की कोशिश किए हैं, तो देखिए काफ़ी अच्छे से तो बन नहीं पाया है,
बट समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से है। देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये वाइंडिंग जो है कनेक्ट होकर कहा गई है HT में, ये आपका LT है। बट ये जो आपका ये मेन टैंक है, मेन टैंक से कनेक्ट है आपका बकोज रिले। और ये देखिए उसके बाद कंजर्वेटर टैंक है। देखिए जो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच का जो कनेक्शन है वो है आपका बकोज रिले। कहाँ कनेक्ट होता है? कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। ब्रीदर ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो है सिल्का जेल भरा होता है, जो कि आपको अभी हम बताएंगे किस तरीके से सारी काम यहाँ पे होने वाली है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। अगर स्टूडेंट्स आप लोड बढ़ाते हो, एक प्रोसेस यहाँ पे समझिए, अगर इसमें आप लोड बढ़ाते हो तो यहाँ पर एक इफेक्ट आपको देखते हुए मिले। वो क्या? अगर आप लोड बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो यहाँ पे ऑयल भरा गया है नेफ्था ऑयल, मेजरली यहाँ पर वही चीज़ भरा जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेजिटेबल ऑयल नहीं होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप इसमें रिफाइंड डाल के चला रहे हो। तो यहाँ पर नेफ्था ऑयल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये क्या होगा कि ये गर्म होगा, और कहाँ जो कोई भी चीज़ें गर्म होती है तो ऊपर उठने की कोशिश करती हैं, वो ऑपरेट होने की। तो ये क्या करेगा, ये आपका जाएगा किसमें? कंजर्वेटर टैंक में। तो कंजर्वेटर टैंक एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि ड्यू टू द अगर आपका ज़्यादा लोड यहाँ पे ज़्यादा अगर ये इसकी क्वांटिटी जो है फैलती है तेल का, तो यहाँ पे क्या होगा कि कंजर्वेटर टैंक इज़ एक तरीके का प्रोटेक्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। बकोज रिले है तो इसके हेल्प से आपको एक रिले है, इसके हेल्प से अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। कि अगर बकोज रिले में आपको समझ करके ये चलना है कि अगर इसमें जो है क्या होता है कि ये इंस्टॉल होता है मेन टैंक और कंसनट्रेटर टैंक के, जो कि हमने अभी बताया आपको। ये अलार्म देगा कब? जब आपकी माइनर फॉल्ट होने। अगर मेजर फॉल्ट है तो डिस्कनेक्ट कर देगा, मेजर फॉल्ट है डिस्कनेक्ट, क्योंकि अगर यहाँ से ऑयल ज़्यादा हो तो मेजर फॉल्ट जो है डिस्कनेक्ट। ये रिले का काम होता है। रिले आप पढ़ोगे बहुत अच्छी तरीके से, किस तरीके से फॉल्ट को ये क्या करता है, सेंस करता है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे। कंजर्वेटेड टैंक का हमने आपको हेल्प बताया। कंजर्वेटेड टैंक 10 to 20% जो फिल होता है, ज़्यादा फिल नहीं रहता है, क्योंकि खाली रहेगा तभी तो यहाँ का जो है जाने वाला। 80% से ज़्यादा ये फिल जो रहता है मेन टैंक, आपको ध्यान देना है। ये चीज़ें आपको ध्यान दे करके चलनी है। तो ये डायग्राम आप थोड़ा बना लीजिएगा, कभी आपको आता है इस तरीके से आप जो है अपने कॉपी में शीट में बना के दिखा सकते हो एज अ रिप्रेजेंटेशन। तो इसको आप थोड़ा इसमें जो है ध्यान दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन का कंस्टेंट लिख दिए हैं, कंस्ट्रक्शन है ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इस चीज़ को बना लीजिए। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। वो क्या है उसको चलिए हम देखते हैं। वो यहाँ पर ये बात ये होगी कि यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है, क्या जैसे HT है आपका, LV है, तो किस तरीके से ये अरेंज है, ये चीज़ें आपको ध्यान देके चलना है। तो चलिए इसके अंदर की बातें देखते हैं। तो बकोज रिले और ब्रीदर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट अब इसके डायग्राम को थोड़ा हमें रेश करना होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम हटा देंगे। तो मैं साइड हो गया था, तो आज शायद आप ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे, पॉज करके आप इसको ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें, अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स। आज कंस्ट्रक्शन देखेंगे, आने वाले वीडियो में हम वर्किंग के बारे में आएंगे धीरे धीरे करके। तो EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर को एक बेहतरीन आपको बना कर दिखा करके सारी चीज़ें आपको देंगे। चलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग को अगर हम देखें, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग देखिए आप समझ करके चलिए। तो जो चीज़ें हम समझा रहे हैं ऐसे नहीं बना, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। देखिए आप इसको समझ करके चलिए, जिस तरीके से हम समझा रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो करके फिर ये आपका LV वाइंडिंग होता है, फिर जो है आपका HV वाइंडिंग, फिर जो है LV वाइंडिंग, मतलब फिर जो है यहाँ पे सब जो आगे है आपका ये क्या है, LV लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक इस तरफ भी क्या होगा, ये लो वोल्टेज, फिर उसके बाद थोड़ा गैप से हाई वोल्टेज, इंसुलेशन से क्या है हाई वोल्टेज HV। इस तरीके का आपका कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जो है होता है, देखने को आपको मिलेगा।
तो आप इसको बनाइए अपने कॉपी में। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखा करिए तो शीट के साथ देखा करिए, नहीं तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर बात ये आपको समझना है, क्या आपको यह चीज़ें यहाँ पे समझनी है कि अगर आपका इंसुलेशन है किसके बीच में, कोर एंड एलवी के बीच में, कोर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, कोर और एलवी के बीच में है, तो इंसुलेशन बिटवीन द कोर एंड एलवी के बीच में, और जो ये एक है इंसुलेशन बिटवीन द एलवी एंड एचवी। तो ये आप नहीं समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए इसको समझ करके चलिए कि यहाँ पर जो है जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो क्या है, देखिए समझिए। देखिए यहाँ पर जो हमने आपको बताया, क्या बताया कि अगर हम देखिए ये आपका कोर है, थोड़ा सा मैंने पतला बनाया है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, कोर है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। क्या है आपका कोर है, थोड़ा माइक पास ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए कि इस कोर से मतलब इनके बीच इंसुलेशन देखिए हर चीज़ में होता है, मतलब यहाँ पर इंसुलेशन आपको देखने को, इंसुलेशन बिटवीन द किसके बीच में, कोर एंड एलवी के बीच में इंसुलेशन आपको दिखेगा। यहाँ पर ध्यान देना है, इंसुलेशन किया गया है बिटवीन द इंसुलेशन बिटवीन द कोर एंड एलवी के बीच में। और जो इस तरफ दिख रहा है, देखिए इस तरफ एलवी है, इस तरफ एचवी है, तो इनके बीच में भी इंसुलेशन। तो क्या लिखोगे, इंसुलेशन बिटवीन द एलवी एंड एचवी। ये चीज़ें आपको ध्यान से समझ करके चलनी है। तो ये कुछ जो है टॉपिक, आपको एक चीज़ और स्टूडेंट्स आपके माइंड में आना चाहिए कि सर यहाँ पे आपने एलवी को ही पहले क्यों लिया है, एचवी भी पहले आ सकता था। मतलब वाई द एलवी वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर टू द कोर, क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो इंसुलेशन लेवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना इंसुलेशन लेवल इसका आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर वाई द एलवी वाइंडिंग इज नियर टू द कोर। तो आपको समझ करके चलना है कि इसमें आपको समझना यह है कि क्या यहाँ पे एक सवाल होना चाहिए कि वाई द एलवी वाइंडिंग इज नियर टू द कोर, क्यों है, क्यों नियर है कोर के पास, क्यों यहाँ पे एचवी हमने नहीं रखा, इसका समझ में आएगा आपको क्यों। क्योंकि आप जानते हो कि जो आपका इंसुलेशन लेवल ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली किसकी, वोल्टेज को। मतलब जितना आपका वोल्टेज यहाँ पे बढ़ता जाएगा उतना इंसुलेशन आपको अच्छी देनी पड़ेगी, उतना इंसुलेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देके चलिए। तो इससे क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ द कॉपर रिक्वायर्ड है वो कम हो जाता है, और ड्यू टू द इसके कारण अबव रीजन जो है इसकी साइज, हाइट और कॉस्ट जो है ट्रांसफार्मर का वह कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ द एल्युमिनियम का यहाँ पे यूज़ होने वाला है, अमाउंट ऑफ द एल्युमिनियम इज लेस, सॉरी लगता है कॉपर का उपयोग यहाँ पे होना है। अमाउंट ऑफ द कॉपर रिक्वायर्ड इज लेस, एल्युमिनियम का नहीं करेंगे नहीं थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी कम होती है, कॉपर के लेते हैं। अमाउंट ऑफ द कॉपर इज लेस, अगर अमाउंट इसका लेस हो रहा है, या अगर यहाँ कम लगाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर अमाउंट इसका होता है इस तरीके से साइज पे और कॉस्ट पे इफेक्ट करेगा, सो दैट जो साइज है, साइज एंड कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लेस, जो साइज है ट्रांसफार्मर का और जो कॉस्ट है वो क्या होगा, कम होगा। ड्यू टू दिस रीज़न, इसका कारण आपको समझ में आया होगा कि एलवी वाइंडिंग को कोर के पास क्यों किया जाता है। ये चीज़ें आपको बुक में बहुत ही, अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं। तो आपको डायरेक्टली ये हमने प्रोवाइड कराया है, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हो। तो बिल्कुल आप स्टूडेंट जो है इसको नोट कर लीजिए। अब अगर हम बात करें इंसुलेशन का, तो यहाँ पे इंसुलेशन में आपके पार्ट्स हो जाते हैं मेजर इंसुलेशन, माइनर इंसुलेशन। मेजर इंसुलेशन क्या है कि एचटी और जो है आपकी कोर में है, और जो एलटी साइड जो है आपको माइनर देखने को मिलेगा। तो कॉइल और टर्न के बीच में भी जो है माइनर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफार्मर ऑयल की, जो हमने नेफ्था ऑयल आपको बोला, ये क्या होता है, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसके पास होती है, और फ्री एयर मॉइस्चर, लो विस्कोसिटी और हाई इग्निशन टेम्परेचर। ये सबसे इम्पोर्टेंस है
कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो उसके पास जो है हाई टेम्परेचर इग्निशन, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टेम्परेचर उसका बढ़ा तो ऐसे भभक के तुरंत जल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जैसे आपका पेट्रोल में देखिए या फिर आपके कैरोसिन ऑयल में देखिए, थोड़ा सा आग पकड़ा नहीं कि जलना शुरू कर, तो उसमें क्या है कि हाई, तो यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं इसके लिए हाई इग्निशन टेम्परेचर, इसको जलने के लिए जो है काफ़ी हाई इग्निश चाहिए इंस्टेंट में। तो कंजर्वेटर के बारे में हमने आपको बताया। ब्रीदर में क्या है, ब्रीदर में अगर, हाँ ब्रीदर बहुत इंपॉर्टेंस, ब्रीदर में आपका अगर ड्राई कंडीशन है तो ब्लू हो जाने वाला है उसका कलर, और मॉइस्चर में है तो वाइटिश पिंक होने वाला है। ये चीज़ें ध्यान देना। जो ब्रीदर हमने आपको पढ़ाया था, ब्रीदर, उसमें क्या है कि अगर वहाँ पे ड्राई होने वाला है, दो कंडीशन है ब्रीदर में, ब्रीदर में दो कंडीशन है। अगर वहाँ पे ड्राई कंडीशन है, ड्राई है, एक मॉइस्चर है, मॉइस्चर, अगर ड्राई कंडीशन है तो वहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपको दिखेगा किसी के इसमें ब्लू में, ब्लू कलर में आपको दिखेगा। अगर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप समझ रहे हो कि वो ऐसी जगह लगाया जाता है कि मॉइस्चर को जो है थोड़ा कंटेन यहाँ पे आपको सोकर, जो एयर है अगर वहाँ पे जाती है तो मॉइस्चर को सोख लेता है, तो मॉइस्चर कंटेन जब कर लेता है तो वाइटिश पिंक आपका हो जाता है, पिंक। ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। तो ये क्या है, ब्रीदर का आपको एक हमने यहाँ पे नोटेशन दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपको लग रहा है कि छोटी बात है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बकोज रिले हमने आपको बताया कि ये क्या है कि इंस्टॉल होता है किसके, मेन टैंक के बीच में और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। मेन टैंक कंजर्वेटर टैंक के बीच में आपको बकोज रिले दिखता है। एक तरीका का रिले है, एक तरीका प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब आपकी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आते हैं। जैसे कैसे, जैसे हमने आपको बताया अगर माइनर फॉल्ट है तो वो क्या करेगा, माइनर फॉल्ट है तो आपको एक अलार्म वहाँ पे लगा रहता है, तो अलार्म के थ्रू आपको इंस्ट्रक्शन देगा। अगर मेजर फॉल्ट, काफ़ी बड़ा फॉल्ट है तो डिस्कनेक्ट कर देगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी रिले का काम होता है। आप समझ, टेम्परेचर यहाँ रिले जो है क्या फॉल्ट को सेंस कर लेता है, ये चीज़ें आप समझ करके। अभी रिले क्या है, सर्किट ब्रेकर क्या है, बहुत आप स्विच गियर प्रोटेक्शन में आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, हम ही आपको पढ़ाएंगे, तो आप बिल्कुल घबराइए ना। तो यहाँ पर जो चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स हमने आपको बताई आज के वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन की थ्रू, कंस्ट्रक्शन इसलिए बताया गया है ताकि अब जितने टॉपिक्स होने वाले हैं या जितने टॉपिक्स ट्रांसफार्मर में काम करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपको ट्रांसफार्मर आपके माइंड में है ही नहीं, या खूब आपने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया और कोई पूछ लिया कि जो है आपका जो रिले है, बकोज रिले है, वो कहाँ लगता है, उसका पोजीशन क्या है, तो आप वही नहीं बता पाओ। तो इसलिए इस वीडियो को पहले रखने का इम्पोर्टेंस यही है कि आप लोकेशन जान लो कि उसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है। कूलिंग भी यहाँ पर आपको साइड में दिखा होगा, इस तरीके का जो हमने ड्रॉ किया था साइड में, ये किस लिए बनाया गया है, ये कूलिंग के लिए ही बनाया गया है। तो कूलिंग प्रोसेस भी हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप उसके लिए घबराइए ना। अब देखिए, आपको समझ में होगा ये कंस्ट्रक्शन का हमने वीडियो क्यों रखा है। ये जो है वीडियो आपको जो मिला है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर का है। तो आज की वीडियो में हमने इसको जो है कंप्लीट किया है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक जो है समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो आपको एक चीज़ इसमें जो है आपको यहाँ पे ध्यान दे करके चलनी होगी। देखिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो आपका मशीन फर्स्ट है उसमें तीन ही चीज़ आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलती हैं। एक क्या है, डीसी मशीन जो है आपको, और उसके बाद आपको पीछे थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में दिया रहता है 5-6 पन्ने में। वही 5-6 पेज ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस प्ले करने वाली है रोल को, क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ पर भी जो है ये सारी चीज़ें आपको ठीक इसी प्रारूप में पढ़ाई जाएंगी, इसी तरीके से जो है आपको पढ़ाएंगे। कहीं आप जो है प्रिपरेशन के लिए भी जाते हो तो वहाँ पर भी आपको कोई और ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ाया जाएगा, ये इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको ध्यान दे करके सारी चीज़ें चलनी है। तो जितनी पॉइंट लिखाई गई हैं आप उसको, आई होप आप अच्छी तरीके से इसको पढ़े होंगे। तो स्टूडेंट्स अब वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। तो अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए, थैंक यू। मैग्नेटिक सर्किट आप देख के ज़रूर आइएगा। अगर आप वो चीज़ें नहीं देख करके इसको पढ़ोगे, बेसिक टर्म यूज इन द मैग्नेटिक सर्किट, सेकेंड लेक्चर है मशीन का, आप जाइए उस चीज़ को देखिए, नहीं तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर इट।